नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो जय हिंद। और आज जय हिंद क्यों है, आप इसकी महत्ता जो है उससे अच्छी तरह से परिचित है साथियों। तो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के नेहरू स्टडी सेंटर द्वारा आयोजित इस विशेष प्रकार की कार्यशाला में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है साथियों। संविधान सभा के दूसरे सत्र यानी 20 जनवरी 1947 से लगाकर 25 जनवरी 1947 को संविधान सभा में जो कुछ हुआ उस पर हम लोग हूबहू चर्चा कर रहे हैं, जीवंत चर्चा कर रहे हैं, ऑनलाइन चर्चा कर रहे हैं। तो जूम और मेरे यूट्यूब के सभी साथियों का मैं यहां हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथियों, जैसा आप लोगों को बताया गया कि हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ, वो हो रहा है। संविधान सभा के किस सदस्य ने क्या कहा, कौन सा प्रस्ताव रखा, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने का उद्देश्य स्पष्ट है, संविधान के संदर्भ में भारतीय नागरिकों की जागरूकता को बढ़ाना। और इसके अलावा यदि किसी के मन में, मस्तिष्क में यदि किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति है तो उन भ्रांतियों को दूर करने का ये एक प्रयास है। और इस प्रयास में, इस यज्ञ में आहुति देने के लिए आप सब लोगों का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत भी करता हूं साथियों। आप लोग जानते हैं साथियों कि 23 जनवरी 1947 को संविधान सभा में किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई। और आप लोग इस बात से भी परिचित है कि वो चर्चा क्यों नहीं हुई। कल यानी 22 जनवरी को जब हम लोगों ने चर्चा की तो आप लोगों को याद होगा 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने संविधान सभा के अध्यक्ष से यह आग्रह किया था कि सर, कल का क्या विचार है, क्योंकि कल सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, तो क्या हम संविधान सभा में जुट रहे हैं या सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती मनाई जो जा रही है उसके कार्यक्रम में हम लोग व्यस्त रहेंगे। तो आपका क्या ख्याल है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह कहा कि बिल्कुल कल आप लोगों के लिए अवकाश रहेगा। तो सुभाष चंद्र बोस, जिनकी 125वीं वर्षगांठ आज देश मना रहा है, वो सुभाष चंद्र बोस क्या व्यक्तित्व के धनी थे। 1947 23 जनवरी 1947 के समय भी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जा रही थी और बिल्कुल संविधान सभा में इस विषय पर चर्चा हुई। तो ऐसे सुभाष चंद्र बोस साहब को हम भी याद करते हैं, आज के दिन उन्हें स्मरण करते हैं, उनके योगदान को हम लोग याद करते हैं, किस तरह से आजादी की लड़ाई में उन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया। आप लोग जानते हैं किस तरह की विपरीत परिस्थितियों में वो आजाद हिंद फौज के साथ मिलकर एक आंदोलन करते हैं, एक क्रांति करते हैं और फलस्वरूप अंग्रेजों को भारत से भागना पड़ता है। ऐसे सुभाष चंद्र बोस जी को आज इस मंच से हम सब लोग याद कर रहे हैं, आप भी याद कर रहे हैं। और याद है जय हिंद जो उनका नारा था, आज इतना महत्वपूर्ण बन चुका है, हमारे हृदय में इतना अधिक संजोए जा चुका है कि जब कभी भी कोई भी व्यक्ति अपनी बात को प्रारंभ करता है या समाप्त करता है, वो जय हिंद शब्दों का उच्चारण करता है। ऐसे सुभाष चंद्र बोस साहब को याद करते हुए, उनके योगदान को याद करते हुए हम उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। और आप लोग तो जानते हैं, आप में से बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं। सुभाष चंद्र बोस वो व्यक्ति है जो इंग्लैंड में जाकर आईसीएस का एग्जाम देते हैं, ना केवल एग्जाम देते हैं, एक ही बार एग्जाम देते हैं और आईसीएस के एग्जाम में सेलेक्ट होते हैं। और सेलेक्ट होने के बाद में वो उस सर्विस से, उस सेवा से इस्तीफा भी दे देते हैं। ऐसे सुभाष चंद्र बोस की 125वीं वर्षगांठ है आज। सैल्यूट है सर आपको। आप लोगों की वजह से आज हम लोग इतनी आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं। आप लोगों को याद करते हुए हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, किस प्रकार की, किन परिस्थितियों में आपने देश की आज़ादी का आंदोलन किया। सर, हम आपके प्रति हमेशा 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 आभारी रहेंगे। अगर आप लोग नहीं होते तो हमारी आज़ादी की ये जो सांसें हमें आज जिस गति से मिल रही है, मुझे लगता है उस गति से हमको नहीं मिल पाती। 1947 में भारत आज़ाद नहीं हो पाता। ऐसे लोगों के योगदान को ही समझने के लिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके योगदान को याद करने के लिए ही हम संविधान सभा में जो बहस हुई उस बहस पर चर्चा कर रहे हैं साथियों। जैसे मैंने कहा कि 23 जनवरी 1947 को संविधान सभा में अवकाश था और अवकाश का कारण आपको बतला दिया, सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस की वजह से वो अवकाश था। साथियों, आपके मस्तिष्क में यह प्रश्न जरूर आएगा कि फिर आज हम लोग क्या करेंगे। बिल्कुल आपके मस्तिष्क में यह प्रश्न आना चाहिए
23 जनवरी 2022 को हम लोग क्या करने वाले हैं? तो बिल्कुल मैं बता रहा हूं, आपसे 15-20 मिनट की चर्चा ही करेंगे। जैसे खांडेकर साहब ने कहा था कि 26 जनवरी 1947 को हमारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जाए, और कुछ पल के लिए ही हम लोग जुटे हैं 26 जनवरी को, लेकिन बड़ा ऐतिहासिक तिथि है, इसलिए ऐतिहासिक काम ऐतिहासिक तिथि को ही होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से मेरे मन में भी ये था कि 15 से 20 मिनट भी चर्चा करें, लेकिन चर्चा जरूर करें ताकि गति हमारी बनी रहे। और जो मित्र सुबह सुबह देखिए कितने सारे मित्र जुड़े हुए हैं, बजरंग गौतम जी, आकाश साहू जी, अरे आकाश साहू जी, मंजूली लिखा हुआ, कहाँ से है भाई आप? हरिदेव वैष्णव जी, ये मुझे जल्दी जल्दी नाम बताओ। राजेश गोदारा जी, उमेश जी, जेठाराम जी, तुलछाराम जी, आस्था पांडे जी, दिलीप जी, सरोज चौधरी, राकेश जी, हरदेश जी, राकेश जी 2 है, वीरपाल कौर एक मेरी बहन है, दिलीप पंचाल जी है, दुष्यंत निर्माणा जी है, संगीता भादु जी है। सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जिस तरह का स्नेह आप दिखा रहे हैं उसी वजह से 15 से 20 मिनट आप लोगों से चर्चा करने के लिए है। साथियों, अगर आप लोगों को याद हो कि जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, वो प्रथम अधिवेशन में भी 3 दिन बैठक नहीं हुई थी, 9 दिसंबर से लगाकर 23 दिसंबर तक। उनमें से 2 दिन हम लोगों ने संविधान सभा के कुछ जो सदस्य हैं उनका परिचय आप लोगों के सामने रखा था। मैं ये चाह रहा हूं कि संविधान सभा के दूसरे सत्र पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस दूसरे सत्र में पहली बार अपने को मौका मिला है कि जब संविधान सभा की बैठक नहीं हो रही है तो हम संविधान सभा के कुछ सदस्यों का व्यक्तिगत परिचय आपके सामने रखें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। क्योंकि मैं आज 10 से 12 नाम लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। ये ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अक्सर हम लोगों की जो जानकारी है वो जानकारी में कमी पाई जाती है। तो इस तरह से जो तीसरा सत्र, चौथा सत्र अगर हम लोग करने में सफल हुए तो हम आगे भी इस तरह से संविधान सभा के बहुत सारे जो मेंबर्स हैं उनका एक एक करके परिचय देंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने संविधान सभा के जिस मेंबर का परिचय देने जा रहा हूं, पहले मेंबर जो है वो है हरेंद्र कुमार मुखर्जी। कल भी हम लोगों ने चर्चा करते समय आप लोगों को कहा था, उन्हें शॉर्ट में HC मुखर्जी कहते हैं, पूरा नाम उनका हरेंद्र कुमार मुखर्जी है। साथियों, आप लोगों को यह भी बताया था हरेंद्र मुखर्जी भी संविधान सभा के उन सदस्यों में हैं जो प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लेते, आप लोगों को यह कहा गया। फिर आप लोगों को यह भी कहा गया कि हरेंद्र मुखर्जी हमारे संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। हरेंद्र मुखर्जी भारतीय ईसाई थे। नाम हरेंद्र से कई बार हिंदू होने का संकेत दिखाई देता, हालांकि इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन पारसी है। इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है, ये एक गौण बात है। लेकिन हम जानबूझकर ये बातें आपके सामने रख रहे हैं ताकि हमारे संविधान सभा के संदर्भ में भ्रांतियां, संविधान सभा की जो फालतू में जो आलोचना की जाती है उनका जवाब देने के लिए हमारे पास कुछ तथ्य हो सके। संविधान के निर्माण में समाज के विभिन्न वर्गों का जो योगदान रहा, उन योगदान को रेखांकित करने का यह प्रयास है। और खुद संविधान सभा में संविधान सभा के अध्यक्ष ने, आप लोगों को अगर याद हो तो 20 जनवरी 1947 को यह बतलाया था कि कौन कौन समुदाय के कितने कितने लोगों ने संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया, ताकि जो ब्रिटिशर्स हमारे बारे में जो आलोचना कर रहे थे उनके आक्षेपों का जवाब दिया जा सके, ऐसा मैंने कहा था। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने ये बोला कि हरेंद्र कुमार जो मुखर्जी है वो भारतीय ईसाई थे, बंगाल से संविधान सभा के लिए चुने गए थे, बंगाल से। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में वो बात आपको आपके सामने एक फैक्ट के रूप में आएगी। ये जो हरेंद्र कुमार मुखर्जी है, ये भी एक ऐसे व्यक्ति है कि जब भारत का जब विभाजन होगा तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी भी उस एरिया से आने वाले संविधान सभा में मेंबर बन के आए हैं जो एरिया पाकिस्तान में चला जाएगा, यानी वो संविधान सभा के सदस्य नहीं रहेंगे, उन्हें फिर संविधान सभा का सदस्य बनाया जाएगा। तो जो उनके जो मित्र हैं उनके लिए स्पेशली ये कुछ बातें मैंने आपके लिए रखी। HC मुखर्जी 1887 में बंगाल में इनका जन्म हुआ। बंगाल का वो जो क्षेत्र वो बाद में कहां चला गया, पाकिस्तान में चला गया, और 1971 में वह वाला एरिया बांग्लादेश में। आज HC मुखर्जी का जो जन्म स्थान है वो बांग्लादेश में आता है। तो यूट्यूब और जूम के जो साथी है उनके लिए मैंने एक बात रखी, क्या पता कैसा प्रश्न बन जाए। हरेंद्र कुमार मुखर्जी का जो जन्म स्थान है वो वर्तमान में कहाँ है? हमारे मस्तिष्क में आएगा सीधा कि पाकिस्तान में चला गया होगा। अरे भाई, पाकिस्तान का टुकड़ा होकर बाद में क्या बना? बांग्लादेश बना। तो बांग्लादेश में कलकत्ता विश्वविद्यालय से आपने MA और PhD की हरेंद्र कुमार मुखर्जी साहब ने।
और एक टीचर थे, एक शिक्षक थे। हमारी संविधान सभा में बहुत सारे सदस्य ऐसे थे जो कानून विज्ञ थे, विधि विशेषज्ञ थे, लॉयर के रूप में, बैरिस्टर के रूप में, एडवोकेट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। और बहुत सारे ऐसे मेंबर थे जो शिक्षक थे, जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आपको बताया गया कि वो एक शिक्षक थे। जैसे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी एक शिक्षक थे। प्रोफेसर एनजी रंगा साहब आएगा, प्रोफेसर केटी साहब अभी आया नहीं, नाम आएंगे। तो ये सब लोग शिक्षण कार्य में रहे हैं। तो जो हमारे जूम के जो साथी हैं उनको मालूम होना चाहिए कि वो एक शिक्षक थे और अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उन्होंने शिक्षक के रूप में न केवल अपनी सेवाएं दी बल्कि वहां पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रहे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में काम किया और संविधान सभा के दूसरे सत्र में वो संविधान सभा के मेंबर के रूप में मेंबर बने थे, जैसा आप लोगों को पिछले दिनों की चर्चा में आप लोगों के सामने ये बात रखी गई थी। इवन आप लोगों को यह बताया गया था, हरेंद्र कुमार मुखर्जी ने अपना एक उद्बोधन भी दिया था 2 दिन पहले। आप लोगों को यह भी बताया गया, क्योंकि वह खुद माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक समुदाय से आते थे, तो वे अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारों के लिए जो उप समिति बनी थी उस समिति के भी वो मेंबर थे। इसके अलावा ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ इंडियन क्रिश्चियंस, मैंने कहा कि वो एक क्रिश्चियन थे, तो उसके भी आप अध्यक्ष रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हरेंद्र कुमार मुखर्जी है वो बाद में महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे, गवर्नर भी रहे। तो इस प्रकार के एच.सी. मुखर्जी हमारी संविधान सभा के एक मेंबर के रूप में मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी। संविधान सभा के ऐसे बहुत सारे मेंबर हैं जिनके बारे में अक्सर हमको जानकारी नहीं रहती। कल आप लोगों के लिए एक नाम बोला गया था, मोहनलाल सक्सेना। श्री मोहनलाल सक्सेना संविधान सभा के एक मेंबर। और आप याद कीजिए कब नाम रखा गया, जूम वालों बताओ जरा कब नाम रखा गया। बिल्कुल बिल्कुल 22 जनवरी 1947। याद आ रहा है ना साहू जी, याद आ रहा है। 22 जनवरी 1947 को जब उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया तो अंग्रेजी में पढ़ने का काम किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इसके बाद में हिंदी में भी पढ़ने का काम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। अब उनके सामने उर्दू की कॉपी भी थी उद्देश्य प्रस्ताव की। तो अगर आप लोगों को याद है ना, अगर आप लोगों को याद है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि उर्दू में मेरे पास लिखा हुआ लेकिन मैं उर्दू नहीं जानता। तो वो जो उर्दू में जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसका जो ट्रांसलेशन है, उसका जो अनुवाद है, वो किसने पढ़ा था? मोहनलाल जी सक्सेना ने पढ़ा। तो ऐसे मोहनलाल जी सक्सेना हमारे संविधान सभा के मेंबर थे, संयुक्त प्रांत से थे। बिल्कुल आपको ध्यान रहना चाहिए, ये भी एलएलबी थे। आप कहेंगे फिर कानून विज्ञ, बिल्कुल इस प्रकार के व्यक्ति, स्वतंत्रता सेनानी, बहुत बड़ा योगदान देश की आजादी। वैसे मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा के जो अधिकांश जो लोग थे, बहुत ध्यान से सुनिए, ये एक आरोप का जवाब है। संविधान सभा के जो अधिकांश जो मेंबर थे वो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की जो लड़ाई जो चल रही थी उसमें अगुवा थे। किसी न किसी क्षेत्र में वो आंदोलन का अग्रणी व्यक्ति के रूप में बने हुए थे। तो जो लोग हमारे संविधान सभा की आलोचना इस वजह से करते हैं कि संविधान सभा के मेंबर का चुनाव नहीं हुआ था, जनता के द्वारा सदस्यों का चुनाव नहीं हुआ था, इस आलोचना का जवाब है साथियों कि अगर चुनाव होता भी तो यही लोग चुनकर आते, क्योंकि ये सब वे लोग थे जो स्वतंत्रता आंदोलन को कर रहे थे, अग्रणी लोगों में से थे। अगर चुनाव भी होता तो यही लोग चुनकर आते। इसलिए इस आलोचना में किसी भी प्रकार का कोई दम नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इंटरिम जो गवर्नमेंट थी 1948 से 1950, उस गवर्नमेंट में वे मंत्री के रूप में भी रहे। और खासकर आपको मालूम होना चाहिए कि वो वकील थे। तो जो कांकोरी जो कांड हुआ था 1925 में, उसमें उन्होंने हमारे जो क्रांतिकारी थे उन क्रांतिकारियों की ओर से पैरवी करने का काम किया था। श्री मोहनलाल सक्सेना हमारे संविधान सभा के एक ऐसे मेंबर जिनका बहुत बड़ा योगदान है संविधान के निर्माण के लिए। तो साथियों हम लोग प्रयास यही तो कर रहे हैं कि ऐसे संविधान सभा के मेंबर जिनके बारे में अक्सर लोग नहीं जानते हैं, उन्हीं से तो परिचय करवा रहे हैं। तो अब तक हमने जाना आज एच.सी. मुखर्जी के बारे में, मोहनलाल सक्सेना जी के बारे में। इसी प्रकार से और भी कई सारे मेंबर्स हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सर्वपल्ली राधाकृष्णन से तो हम इस वजह से संविधान सभा के मेंबर के रूप में कम, और हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे, इस वजह से हम लोग उनसे परिचित हैं। आप लोग जानते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, वे देश के राष्ट्रपति भी रहे, ये तो है ही बात। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात क्या कि वो संविधान सभा में
एक बड़े एक्टिव मेंबर के रूप में सदस्य रहे हैं। और मैंने आप लोगों को सर्वपल्ली राधाकृष्णन के दो भाषण आपके सामने रखे। एक प्रथम सत्र में उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव के पक्ष में बोला था, उस समय भी आपको बात बताई थी। और द्वितीय जो सत्र जो चल रहा है, उस द्वितीय सत्र में भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन का एक बहुत ही शानदार भाषण मैंने आप लोगों के सामने रखा था। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन संविधान सभा, उद्देश्य प्रस्ताव, कॉमनवेल्थ में भारत की मेंबरशिप होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उनके विस्तार से उनके विचारों को जाना। सर्वपल्ली राधाकृष्णन मूलतः तमिलनाडु के थे और आप लोग जानते हैं वो एक शिक्षक थे, फिलोसफर थे। भारत में फिलोसफर प्रेसिडेंट के रूप में वो काफी प्रसिद्ध रहे हैं। और 1954 में जब पहली बार भारत रत्न जो दिया गया, जिन 3 लोगों को दिया गया उनमें से एक व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी थे। आपको मालूम होना चाहिए 1975 में उनका निधन हुआ और जिन भारतीयों को अंग्रेजों के द्वारा सर की उपाधि दी गई उनमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी है। उनके जन्म दिवस को ही हम 5 सितंबर को ही हम लोग क्या करते हैं, शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये सब बातें अपने को मालूम होनी चाहिए। बड़े जबरदस्त दार्शनिक थे। हिंदू धर्म के बारे में कई सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी थी सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। फिर साथियों देखिए, संविधान सभा में जो 15 महिलाएं सदस्य थी, एक बार मैं अलग से 15 महिलाओं के बारे में भी वापस आपको बताऊंगा, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण मेंबर थी विजय लक्ष्मी पंडित। और आप लोग जानते हैं विजय लक्ष्मी पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन है। आप लोग जानते हैं विजय लक्ष्मी पंडित 15 महिलाओं में से एक है। लेकिन आप लोग ये भी जानते हैं कि विजय लक्ष्मी पंडित उन 10 महिलाओं में से नहीं है जिन्होंने संविधान सभा की प्रथम बैठक में भाग लिया था। आप लोग जानते हैं विजय लक्ष्मी पंडित 17 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की सदस्य बनी। आप लोग ये जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्षा बनने का रिकॉर्ड विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है। तो जो मेरे झूम और यूट्यूब के जो साथी है उनको ये मालूम होना चाहिए कि विजय लक्ष्मी पंडित की जो शख्सियत है वो कैसी शख्सियत रही है। मोतीलाल नेहरू की पुत्री और गांधी जी से इतनी प्रभावित हो गई कि असहयोग आंदोलन में उनसे जुड़ गई और उसके बाद में लगातार वो जुड़ी रही और फिर संविधान सभा की मेंबर की बनी और उन्होंने काफ़ी समय तक इसके लिए काम किया। तो जो झूम के जो साथी है उनके लिए एक और फैक्ट है कि वो ऑल इंडिया विमेंस जो कॉन्फ्रेंस थी उसके अध्यक्ष के पद पर भी विजय लक्ष्मी पंडित काम कर चुकी है। तो इस तरह के कुछ फैक्ट है जो आपके सामने रखे जा रहे हैं। और एक आपको एक और बात बताएं क्या कि जब 1975 में जब उनका 1975 में जब आपातकाल लगा था देश में, तो उसकी आलोचना करने वालों में विजय लक्ष्मी पंडित भी थी। विजय लक्ष्मी पंडित देश में उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, रिश्ते में बुआ लगती है लेकिन आलोचना उन्होंने की है। तो ऐसे संविधान सभा के जो मेंबर्स हैं उनके बारे में आप लोगों को लगातार जानकारी दे रहे हैं कुछ नए फैक्ट के साथ। संविधान सभा के एक मेंबर प्रोफेसर एनजी रंगा साहब, प्रोफेसर एनजी रंगा साहब, प्रोफेसर एनजी रंगा साहब का नाम बताएं पूरा। उनका नाम था नायकुलु गोगिनेनी रंगा, एनजी रंगा साहब। ये मूलतः आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से थे और बिल्कुल एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में एक सबसे बड़ा इनका जो प्रोफेसर एनजी रंगा साहब का जो सबसे बड़ा जो योगदान है वो है किसान आंदोलन में। एक्चुअली में वो पीजेंट मूवमेंट के बहुत बड़े नेता थे, भारत में किसान आंदोलन के बहुत बड़े नेता थे। 1947 से पहले ही वो कई सारे किसान आंदोलन में नेतृत्व कर चुके थे प्रोफेसर एनजी रंगा साहब। लेकिन ये सब जितने भी जो लोग हैं अलग अलग जगह पर भारत के विभिन्न हिस्सों में जो अपनी अपनी लड़ाइयां आजादी के लिए लड़ रहे थे वो सब महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे। और यही कारण है कि संविधान सभा में बहस के दौरान ये सब लोग कभी न कभी किसी न किसी पल किसी न किसी मौके पर गांधी जी के नाम का उल्लेख करेंगे। और ये भी गांधी जी से प्रभावित होकर ही कांग्रेस से जुड़े और इसके बाद में संविधान सभा के सदस्य रहे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से उन्होंने डिग्री हासिल की थी। अंदाज लगाइए किस प्रकार के लोग थे। हम लोग अपने शहर के कॉलेज से भी डिग्री प्राप्त नहीं कर पाते हैं और वे लोग उस समय 100 साल पहले भारत की सीमाओं से पार जाकर दुनिया के टॉप के जो यूनिवर्सिटीज थे वहां जाकर उन्होंने पढ़ाई की। तो संविधान सभा के जो सदस्य थे एक से बढ़कर एक लोग थे। इनका बहुत बड़ा योगदान पीजेंट मूवमेंट में है, यह भी ध्यान रखना। एक किसान नेता के रूप में प्रोफेसर एनजी रंगा साहब को हम लोग याद करते हैं। संविधान सभा के तो वो मेंबर थे ही थे।
श्री अलगूराय शास्त्री जी के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को। अलगूराय शास्त्री हिंदी के बहुत बड़े समर्थक थे संविधान सभा में, और बिल्कुल आपको ये बताया गया था कि वो अलगूराय जो शास्त्री जी है वो संयुक्त प्रांत से संविधान सभा के मेंबर चुने गए, जिनको आजकल हम लोग उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। हिंदी के बड़े प्रबल समर्थक थे, और जब आपको 2 दिन पहले श्री अलगूराय शास्त्री जी का जब उद्बोधन बताया, तब भी उन्होंने हिंदी की किस तरह से पैरवी की थी उस बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। और आगे आने वाले दिनों का मतलब है जब हिंदी को एक राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाएगा, उस समय श्री अलगूराय शास्त्री जी के बारे में हम लोग फिर जानेंगे। ये भी देश की आज़ादी के आंदोलन के पार्ट रहे हैं, बड़े अच्छे कानून विज्ञ थे और शिक्षाविद थे। ये भी एक टीचर के रूप में उन्होंने भी काम किया। आगरा विश्वविद्यालय की सीनेट के मेंबर तक रहे, संविधान सभा के फुल टाइम मेंबर रहे। 1946 से लगाकर 1950 तक ये संविधान सभा के मेंबर रहे, और हिंदी को भारत की पहली भाषा कह दीजिए, राष्ट्रभाषा कह दीजिए, उसके बड़े समर्थक थे। और उर्दू जो है, उर्दू को सेकंड भाषा बनाया जाना चाहिए, इसका उन्होंने जबरदस्त समर्थन किया, श्री अलगूराय शास्त्री। जरा सोचिए दोस्तों, अगर ये चर्चा हम लोग नहीं करते तो कौन अलगूराय शास्त्री जी हैं, हम कभी नाम जान ही नहीं पाते। आपको ये बातें मालूम होनी चाहिए। तो इस प्रकार के लोग हमारी संविधान सभा के मेंबर रहे हैं। ऐसे जो लोग, जिनको मैं अक्सर इनके लिए जिन शब्द का प्रयोग करता हूं वो कहता हूं कि ये भूले बिसरे हीरो हैं, जिनको हम लोगों ने ढंग से याद नहीं किया, उन लोगों में से एक है। अब मैं एक नाम आपके सामने रखना चाह रहा हूं, और जैसे ही रखूंगा आप कहेंगे सर इनके बारे में तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। क्या नाम है? M.R. जयकर। तो झुमके साथी, जैसे ही मैंने M.R. बोला तो आपने जयकर तो बोल ही दिया होगा। साथियों, M.R. जयकर साहब बड़े जबरदस्त कानून के जानकार थे, और आप लोग को मैंने पिछले सत्र में भी बताया था कि M.R. जयकर साहब वो व्यक्ति है जो फेडरल कोड जो बना था 1935 के अधिनियम के तहत, 1937 में जो फेडरल कोड बना था, उस फेडरल कोर्ट में जज भी रह चुके हैं M.R. जयकर साहब। तो कानून के इतने बड़े जानकार हैं M.R. जयकर साहब। उद्देश्य प्रस्ताव जब रखा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा स्थगित करने का जो प्रस्ताव है, जो संशोधन प्रस्ताव है, वो M.R. जयकर साहब ने रखा था। और प्रथम सत्र और दूसरे सत्र के अधिकांश दिनों में सबसे ज्यादा जिसका नाम बार बार संविधान सभा में बोला गया वो M.R. जयकर साहब है, और बिल्कुल हम लोगों ने बहुत विस्तार से चर्चा की थी। सबसे बड़ी बात क्या है, M.R. जयकर साहब कांग्रेस की टिकट पर संविधान सभा के मेंबर बने थे। M.R. जयकर साहब हिंदू महासभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो हमारी संविधान सभा में सब अलग अलग ग्रुप के जो लोग थे वो मेंबर के रूप में थे। M.R. जयकर साहब हिंदू महासभा के अध्यक्ष रह चुके, कांग्रेस की टिकट पर संविधान सभा के मेंबर बने। और एक बात बताऊं मैं आपको, बाद में M.R. जयकर साहब संविधान सभा से इस्तीफा भी दे देंगे। आप दूसरा सत्र में M.R. जयकर साहब का नाम सुन रहे हैं। हो सकता है अभी मैं इसको रोकना चाह रहा हूं, हो सकता है तीसरे सत्र में आपको M.R. जयकर साहब का नाम सुनाई नहीं दे, क्योंकि वो संविधान सभा से इस्तीफा दे देंगे। और आपको ये भी मैं बता देना चाहता हूं, हालांकि ये सब सस्पेंस की बात है, लेकिन अभी से बता देते हैं ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहें। डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब जो है संविधान सभा में शुरुआती दिनों में बंगाल से निर्वाचित हुए थे, लेकिन उनका एरिया जब पाकिस्तान में चला गया, जो आजकल बांग्लादेश में है, तो डॉक्टर अंबेडकर साहब के लिए कोई सीट खाली नहीं थी। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब M.R. जयकर साहब ने जो इस्तीफा दिया, उस सीट से जीतकर संविधान सभा के मेंबर बनेंगे। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में बॉम्बे से मेंबर थे। एक्चुअली में M.R. जयकर साहब के द्वारा जो स्थान रिक्त किया गया, वहीं से तो ये चुनकर आए। तो कैसा लगा आपको? बड़े जबरदस्त कानून के जानकार M.R. जयकर साहब। पूरा नाम मुकुंद राव रामाराव जयकर, मुकुंद राव रामाराव जयकर, M.R. जयकर साहब। तो ऐसे लोग हमारे संविधान सभा के मेंबर के रूप में रहे हैं। M.R. जयकर साहब भी कांग्रेस के लगातार सदस्य के रूप में काम किया, फिर हिंदू महासभा और फिर संविधान सभा के मेंबर। इसी प्रकार से संविधान सभा के एक और मेंबर जिनके बारे में भी अपने को मालूम होना चाहिए, वो है सत्यनारायण सिन्हा। हमारे बिहार के जो मित्र जुड़े हुए हैं उनको मालूम होगा, वो बिहार दरभंगा से थे। सत्यनारायण सिन्हा संविधान सभा के मेंबर के रूप में
स्वतंत्रता सेनानी, और वैसे इनका जो परिवार है वो जमींदार परिवार से हुआ करते थे और लंबे समय तक ये कांग्रेस से जुड़े हुए रहे। बाद में वो संविधान सभा के मेंबर है, बाद में वो केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। सत्यनारायण सिन्हा कहाँ से हैं? दरभंगा, बिहार से हैं। संविधान सभा के एक मेंबर के रूप में उनका नाम भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार के लोग, अब मैं नाम जिस व्यक्ति का बोलूंगा आप कहेंगे सर ये तो व्यक्ति कमाल के थे, और बिल्कुल आगे भी उनका नाम आप लगातार सुनते रहेंगे। तो जूम के साथियों, मैं जिनका नाम बोल रहा हूं वे हैं दुलेकर साहब। और दुलेकर साहब का पूरा नाम क्या था? दुलेकर साहब का पूरा नाम क्या था? आर.वी. दुलेकर। क्या नाम था? आर.वी. दुलेकर, रघुनाथ विनायक दुलेकर। शायद ही मुझे लगता है कि हमारी इस वर्कशॉप से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो दुलेकर साहब से परिचित नहीं है। याद कीजिएगा, 10 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी, अचानक दुलेकर साहब बोलना शुरू हुए और उनको टोका गया। सच्चिदानंद सिन्हा जी उस समय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे कि क्या दुलेकर साहब आप अंग्रेजी नहीं जानते? वो कह रहे हैं मैं अंग्रेजी जानता हूं लेकिन मैं हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग करूंगा। इस प्रकार के दुलेकर साहब, आपको याद होगा उन्होंने यहां तक कह दिया, क्या कह दिया समझ तो गए होंगे आप। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो व्यक्ति हिंदुस्तानी नहीं जानता है उसे इस संविधान का बनाने का कोई अधिकार नहीं है, बेहतर होगा कि वो संविधान सभा से चले जाए। इस प्रकार का व्यक्तित्व है आर.वी. दुलेकर साहब। आपको मालूम होना चाहिए ये झांसी के हैं। वैसे हमारे जो यूपी से जो मित्र जुड़े हुए हैं उनको मालूम होना चाहिए, संयुक्त प्रांत का ये प्रतिनिधित्व करते थे। झांसी उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ और आप भी बड़े शिक्षित व्यक्ति थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से आपने अपना LLB किया है। ये भी एक वकील थे और राष्ट्रभाषा को लेकर ये बहुत ज़्यादा सक्रिय सदस्य के रूप में ये रहे हैं, बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए। बाद में देश की आज़ादी के बाद में वे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के मेंबर भी रहे और उनका निधन तो अभी 41 साल पहले 1980 में इनका निधन हुआ, आर.वी. दुलेकर साहब। तो ये जो यूपी के जो मेरे मित्र हैं उनके लिए एक बात थी। अगला नाम से आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं और एक बार तो राजस्थान में ऐसा गलत प्रश्न भी पूछ लिया गया। कन्हैयालाल माणक्यलाल मुंशी, के.एम. मुंशी जी। आप कहेंगे गलत क्या प्रश्न पूछा गया? तो पहले इनका परिचय दे दूं। के.एम. मुंशी जी संविधान सभा के एक बहुत ज्यादा सक्रिय मेंबर। संविधान सभा में जो अगर आपको कहा जाए ना कि 30-35 ऐसे सदस्य जो बहुत ज्यादा सक्रिय थे, उनमें के.एम. मुंशी जी भी थे। क्योंकि के.एम. मुंशी जी ऐसे बहुत सारे प्रस्ताव खुद रखेंगे, आपने देखा होगा। के.एम. मुंशी जी, के.एम. मुंशी जी हमारी संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो 7 मेंबर है उनमें से एक मेंबर है। और हमारे राजस्थान में तो एक बार गलत प्रश्न भी पूछ लिया था कि प्रारूप समिति के जो 7 सदस्य थे उनमें से एकमात्र कांग्रेसी कौन है? क्या प्रश्न है! मोहम्मद सादुल्ला के अलावा 6 के 6 मेंबर कांग्रेसी तो है। क्या डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेसी नहीं है? क्या गोपाल स्वामी अयंगर कांग्रेसी नहीं है? क्या अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर अय्यर कांग्रेसी नहीं है? क्या डीपी खेतान साहब कांग्रेसी नहीं थे? क्या माधव मेनन साहब, माधव राव कांग्रेसी नहीं थे? सब कांग्रेसी तो थे। लेकिन फिर बचाव के लिए कहा कि मूल रूप से कांग्रेसी कौन था? तो मूल रूप से क्या मां की कोख से पैदा होता तो वो कांग्रेसी होता है क्या, या फिर बाद में कांग्रेसी बनता? बिल्कुल गलत सवाल था। चूंकि चाहे डीपी खेतान साहब हो, चाहे माधव राव हो, चाहे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हो, चाहे एन गोपाला स्वामी अयंगर हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर साहब हो, ये एक्चुअली में कांग्रेसी नहीं थे, पहले अलग अलग समूह से थे और कांग्रेस के टिकट पर संविधान सभा के मेंबर बने थे। के.एम. मुंशी जी शुरू से ही कांग्रेसी थे और कांग्रेस के टिकट पर ही संविधान सभा के मेंबर बने। इसलिए प्रश्न पूछ लिया एकमात्र कांग्रेसी कौन था? अरे मोहम्मद सादुल्ला के अलावा सब कांग्रेसी थे भाई। तो बिल्कुल इस तरह के प्रश्न पूछे। मेरे जूम के साथी कुछ लोग हंस रहे हैं, तो क्या करें? ये बात सही है कि वो बाकी 6 के 6 कांग्रेसी थे, पर अब ठीक है प्रश्न पूछ रहे हैं तो हमको इसका जवाब देना पड़ रहा है। के.एम. मुंशी जी, और आज आपको एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि के.एम. मुंशी जी कांग्रेसी थे, लेकिन उन्होंने देश की आजादी से पहले भी एक बार कांग्रेस छोड़ दी थी। बिल्कुल 1941 में कुछ मतभेद हो गए थे कांग्रेस के लीडरशिप के साथ, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। लेकिन फिर वही बात, गांधी जी के
आग्रह पर, गांधी जी के निवेदन पर वे पुनः कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन आपको एक और बात बताना चाहेंगे, देश की आज़ादी के बाद, संविधान बनने के बाद उन्होंने फिर कांग्रेस छोड़ दी। और के एम मुंशी जी जो हमारे यूपी के जो मित्र हैं वो जानते होंगे कि यूपी में तो वो राज्यपाल भी रहे के एम मुंशी जी। तो ये सब बातें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। संविधान सभा के मेंबर कौन थे, कहाँ क्या बने। होम रूल जो मूवमेंट हुआ, होम रूल मूवमेंट, उसमें भी के एम मुंशी जी जुड़े हुए रहे। तो ये सब बातें, कुछ बातें आप लोगों के लिए रख रहे हैं। एक दो बातें मैं और बताना चाह रहा हूँ के एम मुंशी जी के बारे में। एक्चुअली में यंग इंडिया जो है, यंग इंडिया मैगजीन, उसके आप संपादक रहे। और बिल्कुल मैं आपको एक बात और जो बता रहा, जो मैंने बताया अभी आपको, कि उन्होंने देश की आज़ादी और संविधान बनने के बाद कांग्रेस छोड़ दी। पता, कांग्रेस तो छोड़ी छोड़ी, वो मिले किस में? जनसंघ। जनसंघ में मिल गए। के एम मुंशी जी बाद में जनसंघ में मिल गए थे। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर जनसंघ को धारण, जनसंघ से जुड़ गए थे। ये बात मालूम होनी चाहिए। और एक बात मैं आपको और बताऊंगा कि आप, अगर आप लोगों को पढ़ा है जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वन महोत्सव आपने सुना होगा, जुलाई में मनाया जाता है वन महोत्सव। ये वन महोत्सव की जो शुरुआत है वो के एम मुंशी जी की वजह से। के एम मुंशी जी ही कृषि मंत्री थे उस समय, वन महोत्सव की शुरुआत की गई। और एक्चुअली में उनको बहुत अच्छा पर्यावरणविद भी माना जाता है। एक पर्यावरणविद के रूप में भी उनका योगदान है। ऐसे के एम मुंशी जी कई सारी भाषाओं के जानकार भी थे, कन्नड़, गुजराती वगैरह। आर के सिद्धवा साहब, संविधान सभा के एक मेंबर आर के सिद्धवा साहब, परिचय करवा रखा है। पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों में से थे। जो हमारे संविधान सभा में कुछ एक जो पारसी सदस्य थे, उनमें से एक आर के सिद्धवा साहब भी थे। और बताया आपको इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म कराची में हुआ। कराची यानी वर्तमान का क्या, जुम के साथ ही वर्तमान में कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। और ये भी जो अल्पसंख्यकों के जो अधिकारों के लिए जो कमेटी बना रखी थी, उस कमेटी के ये भी सदस्य थे। अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की हिमायती के रूप में उन्होंने संविधान सभा में कई बार अपनी बात को रखे था। आर के सिद्धवा जी पारसी समुदाय से थे, बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर और एक अनंत श्यामनम अयंगर। अनंत श्यामनम अयंगर, पहले भी मैंने इनका नाम बोला है, और हमारी लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष भी रहे हैं, अगर आपको मालूम हो तो। ये लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष भी हैं, एम अनंत श्यामनम अयंगर साहब। ये मूलतः मद्रास के थे। संविधान सभा के एक मेंबर के रूप में प्रथम सत्र में भी काफ़ी सक्रिय रूप में आपको दिखाई देगा। और संविधान सभा में पूरे समय तक, जिन 25-30 लोगों की मैं अक्सर मैं बात कर रहा हूँ, उनमें एक ये अयंगर साहब भी थे। और खासकर संविधान सभा में जब वयस्क मताधिकार का लेकर जो मुद्दा आया, तो उसके ये पुरोधा थे। ये बहुत बड़े समर्थक थे, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, लोकतांत्रिक शासन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। आगे लीजिए, और क्या क्या बातें हो सकती है संविधान सभा के संदर्भ में। कुछ फैक्ट जो थे वो आज मैंने आप लोगों के सामने रखे। कुछ और बातें भी रखी जाएगी। अच्छा, इनको फीडबैक लिंक भेजा क्या? मिला फीडबैक लिंक? आपको मिल रहा है तो भेजिए इनको आज। और इन सब के एक बार चेहरे बताइए मुझे, आज तो अपने पास पूरा वक्त भी है। सबके बताइए। हाँ, तो फीडबैक लिंक आपसे शेयर किया जा रहा है। एक सेकंड, एक प्रश्न पूछा है मुझे, प्रश्न बताओ तो जरा, ये क्या पूछा है? जस्ट इनसे पहले प्रश्न पूछा है। एच.सी. मुखर्जी के बारे में प्रश्न पूछा किसी मित्र ने, जूम पर ही पूछा, यूट्यूब पर नहीं है। लाओ लाओ लाओ, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ थोड़ा नीचे लाओ, और लाओ और लाओ थोड़ा सा, बस 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 बस। ये क्या पूछा? एच.सी. मुखर्जी, मोहनलाल सक्सेना, हाँ को पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपने कमेंट किया है कि इन लोगों के बारे में। तो दोस्तों, यह अभी तो 12 सत्र तक की अपने को यात्रा करनी है। अगर आप लोगों का सहयोग मिलता रहा तो इस प्रकार की यात्रा करेंगे। 10-10, 12-12 लोगों का परिचय देंगे तो वो हमें पच भी जाएगा, वो हमको याद भी रह जाएगा। और लगभग 350 मेंबर है, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे 10-10-12 लोगों का परिचय आपको दे दे। एक प्रश्न क्या पूछा डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, लाओ तो जरा। डॉक्टर अंबेडकर निर्दलीय थे, क्या लिखा उन्होंने? डॉक्टर अंबेडकर कहाँ गए? यूट्यूब पर था, किस पर था? हाँ सर, डॉक्टर अंबेडकर साहब निर्दलीय नहीं थे क्या? निर्दलीय से क्या तात्पर्य है आपका? मैं समझा नहीं। निर्दलीय मतलब कोई दल नहीं होना, ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर साहब पहले शेड्यूल कास्ट फेडरेशन
के बैनर तले जीते थे। आने दीजिए, डॉक्टर अंबेडकर के साहब के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तो संविधान के निर्माण में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, आप देखेंगे 2 सत्रों में अभी तक उनका कोई विशेष उल्लेख नहीं आया है, और मुस्लिम लीग की सहायता से जीते थे। लेकिन बाद में जो बंगाल का वो जो क्षेत्र कुलना, जैसुर कुलना वाला क्षेत्र जो पाकिस्तान में चला गया, तो डॉक्टर अंबेडकर साहब संविधान सभा में कई मेंबर नहीं रहे, तो बाद में वो कांग्रेस के ही सीट से सदस्य बने थे संविधान सभा के। इसलिए ऐसा मत कहिए कि वो निर्दलीय थे। हाँ, एक सेकंड, इस प्रश्न को रोकिए। एक एक लाओ, नीचे लाओ, नीचे लाओ, बस 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 बस, कहाँ गया? अरे यार, चला गया, कोई बात नहीं, इतने फास्ट जा रहा। हाँ सर, 2 सत्र की बैठक 19 जनवरी को शुरू। अरे भाई क्या यार, अभी तक कंफ्यूजन है? ऐसे क्या कंफ्यूजन रखते हो यार? मैंने आप लोगों से कहा कि संविधान सभा का दूसरा सत्र 20 जनवरी से प्रारंभ हुआ। 19 जनवरी से तो हम लोगों ने सत्र प्रारंभ किया कि ताकि कुछ बातें, ये जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं, ये ऐसे प्रश्न नहीं पूछे, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे, इसलिए हम लोगों ने 19 तारीख से ही चर्चा करके बहुत सारी बातें आपके सामने रख दी, और एक विशेष गेस्ट को भी आप लोगों के सामने बुलाया था ताकि आप लोगों की पूरी तस्वीर साफ हो सके। इस प्रकार के प्रश्न ना पूछे इसलिए लाया था। फीडबैक का फॉर्म अभी तक नहीं आया, कोई बात नहीं। आज एक प्रश्न है वैसे फीडबैक में, उस प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। जवाब दोगे तो ही आपकी अटेंडेंस सही मानी जाएगी। एक सेकंड रुको जरा, इस प्रश्न को रोकने दो। संविधान सभा की चर्चा के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में जाना। कुछ लोग आज भी महात्मा गांधी को बुरा और कटाक्ष करते हैं, क्या फर्क पड़ता है? अरे देश में 135 करोड़ की जनसंख्या है, आप किस किस का मुंह बंद रखोगे? और हम लोग संविधान सभा में जो कुछ हुआ उस पर चर्चा इसलिए तो कर रहे हैं ताकि सारी बातें सामने आ सके। किस किस का आप महात्मा गांधी के बारे में तो अभी कटाक्ष कर रहे हैं लोग। वो दौर भी आएगा जब लोग कहेंगे कि नहीं, महात्मा गांधी नाम का कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं था यार, ये सब झूठी बात है, ये सब झूठी बात है, गांधी जी नाम का कोई व्यक्ति नहीं हुआ, ऐसे भी कहने वाले लोग आएंगे। तो चिंता मत कीजिए, ये तो 135 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है। गांधी जी के बारे में भी आलोचना करेंगे, नेहरू के बारे में भी करेंगे, मोदी जी के बारे में भी करेंगे, वाजपेयी जी के बारे में भी करेंगे, सबके बारे में आलोचना करेंगे। लोगों का आप मुंह बंद नहीं रख सकते। सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? अभी सर्टिफिकेट नहीं मिला अभी तक, तो सर्टिफिकेट अभी कहाँ मिलेगा? सर्टिफिकेट तो 25 तारीख को मिलेगा भाई। तो आज का कुछ संभावना है फीडबैक के बारे में, या फीडबैक का कोई संभावना नहीं है? मैं इंतजार कर लेता हूं, तब तक इनके प्रश्नों का जवाब दे देता हूं, क्योंकि अगर आज इनको फीडबैक नहीं दिया, लिंक नहीं भेजा, तो फिर ये कहेंगे कि सर आज का क्या अटेंडेंस कैसे लगेगी। वैसे अभी जूम पर कितने लोग जुड़े हुए जरा बताओ मुझे, साथियों की संख्या बताओ। वाह क्या बात है, 186 यार, मतलब बहुत दिल खुश हो गया। इतने लोग, 186 लोग, आप 186 योद्धा हैं, संविधान के आप खुद जादूगर हैं। 186 वे लोग हैं जो जूम पर जुड़े हुए, यूट्यूब पे भी शायद 350 350 लोग लाइव देख रहे हैं। क्या बात है। ये जो मतलब 500-600 जो लोग हैं, आपको संविधान, मतलब एकदम संविधान सभा से आप रूबरू हो रहे हैं, जीवन चर्चा में आप लोग भागीदार हो रहे हैं। अब आप कहीं पर भी किसी भी प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। क्या इतनी संख्या कोई कम होती है? अगर एक भी व्यक्ति को सही ढंग से जानकारी, यूट्यूब पर 750, अरे वाह, मान गए भाई, 750 की संख्या यूट्यूब पर, जूम पर 186 मित्रों की संख्या। चलो लिंक का कोई, मुझे लग रहा है कि संभावना है। भेज दिया लिंक आपको मिल गया। कई सारे मित्र इतनी गर्दन हिला रहे हैं कि नहीं मिला, तो फिर कैसे काम चलेगा? जल्दी से लिंक भेजिएगा। हाँ लिंक भेजिए। ये देखिए लिंक आया आपके, किस नाम से आ रहा है? अजय सिंह के नाम से आ रहा है। मेरा नाम आपने चेंज कर दिया क्या? लिंक आ रहा है, बिल्कुल आ गया है, एक शेयर भी हो चुका है। बार बार शेयर करो इनको, 3-3 4-4 5-5 बार शेयर करते रहो। बिल्कुल ये लिंक आ गया आप लोगों के सामने। ये अच्छा, ये बुक लिंक मिल गया है, देख लीजिए, लिंक मिल गया, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा और जवाब दे दीजिएगा। आज एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया, उस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। ये किताबें किसने लिखी है? क्या मुझे ये कैमरा मेरे लाइब्रेरी की तरफ कर सकते हो आप? ये जो मित्र पूछ रहे हैं ये किताबें किसने लिखी है, ये किताबें की कोई राइटर नहीं है। मैं आज मेरे घर पर हूं और घर से ही आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं। मैं कुछ किताबें आपको जरूर दिखा सकता हूं जो संविधान सभा के बारे में है। संविधान सभा की जो बहस है, उन बहस की एक साथ में जो बंच पड़ा है, वो बंच आपको जरूर दिखा सकते हैं। आप दिखा देंगे? बिल्कुल, आप कैमरा कर लीजिए। कैमरा इनको दिखाई दे रहा है? आप ये लीजिए, ये संविधान सभा की बहस है, और एक पहली बहस तो उधर पड़ी है अपनी, जो हम कर ही रहे हैं, पहली पुस्तक, और संविधान सभा के वाद विवाद, पुस्तक संख्या 2, खंड 4 से खंड
1906 तक, 14 जुलाई 1947 से 27 जनवरी 1948 तक की चर्चा इसमें शामिल है। और इनको झूम करके बता सकते हैं तो मैं नजदीक से बता दूं, ये देखिए लोकसभा सचिवालय, भारत का जो लोकसभा सचिवालय है, इसने इसका प्रकाशन किया है। फिर इसके बाद में ये खंड आएगा, आगे वाला पुस्तक संख्या 3 है। 4 नवंबर 1948 से लगाकर 30 नवंबर 1948 को हमारी संविधान सभा में जो चर्चा हुई उसका वर्णन इस पुस्तक में। फिर देखिए ये है पुस्तक संख्या 4, खंड 7 है। 1 दिसंबर 1948 से लगाकर 8 जनवरी 1949 तक की जो चर्चा है वो शामिल है। इसके बाद में ये जो पुस्तक है ये भी लोकसभा सचिवालय ने ही प्रकाशित की है। ये पुस्तक संख्या 5 है, 16 मई 1949 से लगाकर 16 जून 1949 तक। और ये है पुस्तक संख्या 6, ये है आपके 30 जुलाई 1949 से लगाकर 31 जुलाई 1949 तक। और 2 पुस्तकें जो है वो मेरे टेबल पर पड़ी है, जिनको मैं थोड़ा हिंदी के हिसाब से तैयारी कर रहा हूं उसकी। और ये कुछ कमेंट्रीज है संविधान सभा के बारे में। तो जो आप पूछ रहे हैं ना कि पुस्तकें किसने लिखी है, पुस्तकें किसी ने लिखी नहीं है, ये तो संविधान सभा की जो बहस है उस बहस को एज इट इज आपके सामने रखा है। तो मेरे हिसाब से आपने पुस्तकों के आज दर्शन भी कर लिए हैं, जो एक्चुअली में भारत सरकार का प्रकाशन है, भारत की संसद का जो लोकसभा सचिवालय उसका प्रकाशन है। तो अब तो मुझे लग रहा है आपको विश्वास हो गया होगा कि जो दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वो एकदम सही बताया जा रहा है। लिंक आपने शेयर कर दिया है, बिल्कुल शेयर कर दिया, लिंक आपको मिल गया है। कुछ मित्र कह रहे हैं अभी तक लिंक नहीं मिला। देखिए ये लिंक मुझे दिख रहा है, एक मेरी बहन, एक मेरा भाई खुद भी लिंक को शेयर कर रहे हैं। देखिए कितने भाई बहन इस सब चीजों को लेकर उत्साहित है कि जिनको लिंक मिल गया वो वापस जूम पर शेयर कर रहे हैं कि किसी को नहीं मिला था वो ले सकते हैं। क्या बात है। कमला जो मेरी बहन है, धन्यवाद। देवीलाल जी, मधुराम जी, राजेंद्र कुमार मंडल साहब, बहुत बढ़िया। देवी ज्योति जी, राकेश यादव जी, देखिए सारे मित्रों ने, सारे भाई बहनों ने लिंक आपको शेयर कर दिए हैं। तो अब आप लिंक को खोलकर फीडबैक दे दीजिएगा। आज के लिए इतना काफी है, बाकी 24 जनवरी को क्या हुआ उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कल। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और अपना स्नेह इसी तरह से बनाए रखें। थैंक यू, थैंक यू।